हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है 20 मई को, उसके लिए सेट 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रागा सेक्शन का GK GS आज शुरू करेंगे सेट 8। तो 7 तक कंप्लीट हो चुका है, आज शुरू करते हैं सेट नंबर 8 है जो आज शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है जी। और वीडियो शुरू करने से पहले बताते हैं, सबसे पहले जो भी कैंडिडेट पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहले एक हेडफोन या ब्लूटूथ का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि इससे होता है कि बाहर की जो नॉइज़ है उससे हटकर ध्यान आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लगेगा, इसलिए कोई भी चीज़ कवर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसलिए हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज ज़रूर कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए बताता हूँ कि यह है जो परमार सर का 2021 का जो महा PDF था उसी को हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, और प्रीवियस वीडियो में भी बहुत ही अच्छे तरह से एनालिसिस किया गया है, तो प्रीवियस वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है जी। 175 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, आज शुरू करते हैं 176 से, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है आज का, देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसी तरह से और भी इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम आज डिटेल कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग का वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा वॉइस है। इसलिए बोलते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। उसी तरह से है एक देश रत्न के नाम से किन्हें ज़्यादा जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। उसके बाद लिटिल मास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। उसके बाद बात करते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। उसी तरह से बात करते हैं कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद बात करते हैं कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। उसी प्रकार से है लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। उसी प्रकार से बात करते हैं कि गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। उसी प्रकार से बात करते हैं कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, और शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को, ठीक है जी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला है कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, और शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को। उसी प्रकार से है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। उसी तरह से है एक उड़न परी के नाम से जाना जाता है PT उषा को। उसी प्रकार से हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को। उसके बाद बात करते हैं भारत का शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है कालिदास को। उसी प्रकार से है सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। और एक और बताए थे ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 177 है। 177 में क्या है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो कृष्णा नदी पे। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिस्कस कर देते हैं। जैसे हो गया आप लोग का हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड परियोजना आप लोग का है जो महानदी पर है। उसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि बाण सागर परियोजना है जो सोन नदी पे है।
और एक परियोजना और है कि भाखड़ नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पे है। और सतलज नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ नागल परियोजना जो कि सबसे बड़ा बांध भी सतलज नदी पर ही है। उसके बाद बात करते हैं कि टिहरी डैम, टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पे है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडुकी जल विद्युत परियोजना, जो कि पेरियार नदी पे है। और पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। उसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 178 क्वेश्चन है कि सार्क, सार्क देशों का सचिवालय, सार्क जो देशों का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क है जो काठमांडू में। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, जैसे हो गया कि आप लोग का यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस यानी कि पेरिस में है। उसी प्रकार से है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। उसी प्रकार से है कि WHO, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसी प्रकार से है आप लोग का यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में। ठीक है जी। उसी प्रकार से बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। इसी प्रकार से है एक विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं WTO। WTO का मतलब हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसी प्रकार से है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी बोले तो अमेरिका। ठीक है जी। उसके बाद नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्राज़ील में, ब्राज़ील सॉरी बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ है? गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। ठीक है, पहले गुड़गांव बोला जाता था और अब इसको नाम चेंज करके बोला जाता है गुरुग्राम। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 179 नंबर। 179 में क्या है आप लोग का कि वॉलीबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया आप लोग का कि क्रिकेट और हॉकी में, क्रिकेट और हॉकी में पहला तो हो गया क्रिकेट, उसके बाद हो गया आप लोग का हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं रग्बी फुटबॉल में, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 15। उसके बाद बात करते हैं बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होता है 9। और खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 9। ठीक है जी। और दूसरा है कि नेटबॉल और वाटर पोलो दोनों में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। उसी प्रकार से है कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है जी, वॉलीबॉल में होता है 6 जो कि आप लोग को अभी बता दिए, और बास्केटबॉल में होता है इससे एक कम यानी कि 5। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि पोलो में, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है 4, यानी कि पोलो लिखाता है 4 अंक से, तो समझ लो कि 4 होता है। ठीक है, इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद बताते हैं कि टेनिस और बैडमिंटन में, टेनिस और बैडमिंटन में 1 या और 2 होता है, यानी कि 1 और 2 होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 180 नंबर कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य है जो रूस से लिया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में लिखा गया है संविधान में। ठीक है जी, जो मूल कर्तव्य है जो लिया गया है कहाँ से? रूस से। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यह है मूल कर्तव्य और एक है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है जो कि लिया गया है USA से, और मूल कर्तव्य है जो लिया गया है रूस से। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया कि कुल मौलिक अधिकार है जो 6 है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है जी, और मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। ठीक है, मूलतः जो है 7 है, लेकिन एक था जो संपत्ति के अधिकार, उसको हटाकर
6 कर दिया गया है, जो कि हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि जिसको अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं एक है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, उसको रखा गया है अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको रखा गया अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक बोल रहे हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को रखा गया है अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं जो लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको रखा गया है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं एक थोड़ा सा संविधान से क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे हो गया कि संविधान कब अपनाया गया था, तो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को मनाया जाता है संविधान दिवस, यानी 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं संविधान जो पूर्णतः अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ पूरी तरह से जो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 181 नंबर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है, सदैव अटल। ठीक है जी, सदैव अटल। इसी तरह से और भी बहुत सारे समाधि स्थल हैं, जिसे प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है। ठीक है जी, तो आशा करते हैं कि प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है, उसको देखेगा और तब तक देखिएगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाता है। ठीक है जी, कोई भी चीज़ आप लोग खुद से करिए और कोई चीज़ जो सुनकर करिए, वो चीज़ें जो सुनकर करिएगा वो जो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुनने से आप लोग का बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। अगर एक बार में कवर नहीं होता है तो 2 बार में कवर करिए, 2 बार में कवर नहीं होता है तो 3 बार में करिए। ठीक है जी, और हाँ, रागा सेक्शन के जो जीके जीएस का क्वेश्चन 7 नंबर आते हैं, जीके जीएस से 7 नंबर आते हैं। ठीक है, इसी में इंक्लूड होता है करेंट अफेयर्स। ठीक है जी, तो 6 या 7 नंबर आता है आप लोग का जीके जीएस का, जो कि इसके लिए आप लोग का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना करा रहे हैं बस उतना ही से आएगा। ठीक है जी, यह जो करा रहे हैं वो परमार सर का 2021 का महा PDF है। ठीक है जी, तो आप लोग परमार सर को जानते ही होंगे। ठीक है जी, इसी तरह से आप लोग का बात करते हैं कि जो अगर टाइम आप लोग का बचता है तो किसी और सब्जेक्ट पे करिए। ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादा इस पर टाइम देने से आप लोग का फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है जी, इसलिए कहते हैं कि जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का 182 नंबर है कि ओनम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग का मनाया जाता है केरल में। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है त्यौहार से रिलेटेड, जैसे हो गया आप लोग का कि पोंगल त्यौहार, तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है क्या, पोंगल त्यौहार। उसी प्रकार से दांडिया एक लोक नृत्य है गुजरात का, लेकिन उसी के नाम पर एक त्यौहार भी है दांडिया त्यौहार, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि कुंभ मेला भी एक त्यौहार के तरह ही है, जो कि इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। ठीक है जी, उसी प्रकार से बात करते हैं हॉर्नबिल भी एक त्यौहार ही है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। उसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि जल्लीकट्टू त्यौहार जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू भी आप लोग का तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नौरोज किस धर्म से संबंधित है, तो नौरोज है जो पारसी धर्म से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं थाई पुसम एक त्यौहार है जो कि तमिल समुदाय से संबंधित है।
लोसांग उत्सव एक त्यौहार ही है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। उसी प्रकार से विशु पर्व जो केरल में ही मनाया जाता है। केरल में ओणम भी मनाया जाता है और विशु पर्व भी आप लोग का केरल में ही मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सरहुल पर्व है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। उसी प्रकार से बिहू जो कि असम का लोक नृत्य है, उसी के नाम पर एक त्यौहार भी है, तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा का एक त्यौहार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है नुआखाई त्यौहार। तो नुआखाई त्यौहार है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। और केरल का एक और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है नौका दौड़ भी मनाया जाता है। कहाँ? केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है जी। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। ठीक है जी। तो जितने भी सारे प्रथम चीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए प्रीवियस वीडियो जाकर देखिएगा ज़रूर। ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवाया गया है। तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर या जम्मू। ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि जैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको आज कवर कर देते हैं। जैसे हो गया आप लोग का कि चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ ही है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पुदुचेरी पहले बोला जाता था पांडुचेरी, अब उसको नाम चेंज कर दिया गया है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद बात करते हैं दादर व नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन है। उसके बाद बात करते हैं लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। उसके बाद बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? क्वारती है। उसी प्रकार से बात करते हैं हम लोग कि असहयोग आंदोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसी प्रकार से और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हो गया आप लोग का कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। उसी प्रकार से है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। उसके बाद बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह जिसको हम बोलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी बोलते हैं, तो वो हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है जी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था 1918 में, जिसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। उसी प्रकार से बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं कि वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वॉइस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। उसके बाद बात करते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है जी। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। उसके बाद बात करते हैं रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 को भी रॉलेट एक्ट हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी 1919 को ही हुआ था। उसके बाद बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन
असहयोग आंदोलन इसको बोलते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है जी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसी को बोलते हैं दांडी मार्च। उसके बाद बात करते हैं जो कि असहयोग आंदोलन है, जो 1920 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। और अधिकतम कितना है? मैक्सिमम 250 रह सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 245 है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे हो गया आप लोग का कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। ठीक है जी, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है जी, और लोकसभा है जो कि अस्थाई सदन है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि 250 सदस्यों में से 238 सदस्य होता है जो कि राज्यों का होता है, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होता है, जबकि जो 12 जो होते हैं सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया होता है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 वर्ष। ठीक है जी, यह है आप लोग का राज्यसभा। ठीक है जी, और यह है आप लोग का लोकसभा। ठीक है जी, तो राज्यसभा के लिए 6 वर्ष और लोकसभा के लिए 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो राज्यसभा के लिए आप लोग का 30 से कम होना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि मिनिमम आप लोग का 30 होना चाहिए राज्यसभा के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से। ठीक है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे आप लोग को बताते हैं। जैसे हो गया आप लोग का, जैसे हो गया शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है जी, जैसे हो गया बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज जी का संबंध है कथक नृत्य से। उसी तरह से है शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। उसी प्रकार से है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, अहमद अली खान का संबंध सरोद से है। उसी प्रकार से बात करते हैं शहनाई वादक कौन थे? सबको पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, जिसको नहीं पता है उनके लिए बताते हैं कि जो शहनाई वादक थे बिस्मिल्ला खां थे। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कथक नृत्य, जो बिरजू महाराज तो है ही थे। उसके बाद बात करते हैं बांसुरी के लिए फेमस कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया। उसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 188 में है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, जो एक क्वेश्चन था उसको हम बता दिए, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता तो उसको भी एनालिसिस कर दिए। ठीक है जी, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। उसी प्रकार से और भी, जैसे कि गुप्त वंश के 3 जो प्रमुख शासक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, 3 प्रमुख शासक कौन था? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है आप लोग का समुद्रगुप्त, तीसरा है आप लोग का चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है जी, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए गुप्त वंश से 3 बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। पहला तो था चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है जी, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक था श्रीगुप्त। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कालिदास है।
कालिदास से और भी बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, उसको भी बताते हैं। जैसे हो गया आप लोग का कुमार संभव एक है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से और भी कालिदास का पुस्तक है, जैसे हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद बात करते हैं मालविकाग्नि मित्रम जो कि कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद बात करते हैं एक और भी पुस्तक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कालिदास का ही है, मेघदूतम। मेघदूतम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 191 नंबर कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एड्स डे। तो एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। उसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे हो गया आप लोग का कि थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है जी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना यानी कि एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। उसी प्रकार से और भी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है जी। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके बाद बात करते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। उसी प्रकार से है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, ठीक है जी। तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। उसी प्रकार से और भी बात करते हैं, जैसे हो गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार से बात करते हैं जैसे कि खेल दिवस, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है जी। 15 अगस्त के ठीक बाद आप लोग का खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं शहीद दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है जी। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को है। जितने सारे इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो लगभग कवर हो चुका है, ठीक है जी। और जो भी छूटा रहेगा उसको भी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप लोग जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। और भी जिस उस तरह से पर्व था, जैसे ओणम हो गया तो केरल में मनाया गया था। अभी कुछ देर पहले रिपीट क्वेश्चन है, पर्व से रिलेटेड बहुत रिपीट क्वेश्चन है जो, ठीक है जी। और भी जितने सारे पर्व थे जो इम्पोर्टेंट पर्व थे उनको भी एनालिसिस कर दिया है, तो जाकर प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 193 है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे हो गया आप लोग का कि घाना वन्य प्राणी संरक्षण अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान भरतपुर में है। इसी प्रकार से और है कि नागरहोल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में और भी राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हो गया बनेरघट्टा राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि कर्नाटक में ही है। और एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में ही है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में ही है। उसके बाद बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए मशहूर है, ठीक है जी। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए मशहूर है। उसी प्रकार से असम में 2 राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हो गया आप लोग का पहला हो गया मानस वन्य जीव अभयारण्य जो कि असम में ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है काजीरंगा वन अभयारण्य
जो कि असम में ही है, जो कि एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा वन अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं सरिस्का पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है। उसके बाद बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एयरफोर्स में कितने बार पूछा गया है। ठीक है जी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसे अच्छा से ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ठीक है जी, ताकि वो बहुत ही जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। अगर एक बार में कवर नहीं होता है तो 2 बार में कवर करिए, 2 बार में कवर नहीं होता है तो 3 बार में कवर करिए। ठीक है जी, तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखेगा तो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो से ही वो चीज़ें कवर होते आ रहे हैं, उससे रिलेट करके ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो उनको लगता होगा कि प्रीवियस वीडियो ही रिलेटेड है, उससे प्रीवियस वीडियो से ही नेक्स्ट वाले वीडियो रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, उसी प्रकार से है आप लोग का दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं। ठीक है जी, कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है जैसे आप लोग का है मैकमोहन, तो आप लोग का भारत और चीन के बीच हो गया। और एक क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि डूरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है। उसके बाद बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है। उसी प्रकार से बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा जो कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 49वीं बोले तो 49। ठीक है जी, 49वीं समानांतर रेखा जो कि यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया आप लोग का थॉमस कप भी बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है दिलीप ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं कि डेविस कप जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीके नायडू ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं राइडर कप जो कि गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं बेलिंगटन ट्रॉफी जो कि रोइंग से रिलेटेड है। रंगास्वामी ट्रॉफी जो कि हॉकी से रिलेटेड है। उसी प्रकार से है एजरा कप जो कि पोलो से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं कि आगा खां कप जो कि हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं विंबलडन ट्रॉफी है जो कि टेनिस से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सुब्रतो कप और डूरन कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। और एक है फुटबॉल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि रॉबर्स कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि लोकसभा में किसी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ठीक है जी, किसी धन विधेयक के रूप में किसे प्रमाणित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रमाणित करता है धन विधेयक के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे लोकसभा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है। तो जब प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए और लोकसभा के से जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि सांझ का तारा व भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, सांझ का तारा और भोर का तारा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है जैसे शुक्र ग्रह से कि
पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और उसके बाद बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन भी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हो गया आप लोग का कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या आप लोग का सरयू नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितने बार रिपीट किया गया है एयरफोर्स एग्जाम में। ठीक है जी, तो इसीलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़िए। ठीक है जी, वॉइस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करें श्रीनगर जो कि आप लोग का झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं सूरत जो कि तापी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि वाराणसी आप लोग का गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि तुंगभद्रा जो कि हम्पी नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार से बता देते हैं कि गंगा नदी के किनारे तीन शहर है जो कि बसा हुआ है। पहला तो हो गया कानपुर, दूसरा हो गया आप लोग का वाराणसी, और तीसरा हो गया आप लोग का पटना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल आप लोग का 5 वर्ष होता है। उसी प्रकार से आप लोग को राज्यपाल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइएगा कि राज्यपाल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का भी 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का ही होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उसके बाद बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 62 यानी कि 62 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के आयु तक होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। ठीक है जी, उसी प्रकार से और भी देश राजधानी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी कवर कर देते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आप लोग का कि ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। इसी प्रकार से हो गया आप लोग का सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। उसके बाद बात करते हैं कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? पाम पेन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। उसी प्रकार से बात करते हैं कि इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम। उसके बाद बात करते हैं कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। उसके बाद बात करते हैं स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ठीक है, उसके बाद इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे। इसी प्रकार से है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ हुआ? तो कीव हुआ। उसके बाद बात करते हैं रूस की राजधानी कहाँ हुआ? तो मॉस्को। उसके बाद बात करते हैं ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? रियो। उसके बाद बात करते हैं कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा।
उसी प्रकार से हो गया आप लोग का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ हुआ? तो थिम्पू हुआ। उसके बाद बात करते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ हुआ? काठमांडू। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि चीन की राजधानी कहाँ हुआ? तो बीजिंग। उसके बाद सबसे लास्ट है कि जापान की राजधानी कहाँ हुआ? तो जापान की राजधानी टोक्यो हुआ। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को। ठीक है जी। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। ठीक है जी। तो कमेंट में आप लोग को आंसर देना है। और आज वीडियो इतना ही तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए, लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि बताऊंगा नहीं, बनकर दिखाऊंगा। तो चलिए आज इतना ही तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, बाय। ठीक है जी।